डाइजेशन द प्रोसेस, नाउ विल स्टडी डाइजेशन प्रोसेस, पूरा डाइजेशन सिस्टम भी आएगा साथ साथ, तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा। डाइजेशन प्रोसेस बिगिंस द मोमेंट वी पुट फूड इनटू द ओरल कैविटी थ्रू आवर माउथ। अब डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। ओके कैसे? द टीथ प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी मेस्टिकेट, जैसे हम चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं पूरा ऐसे रोटेटिंग फैशन में, उसको पूरा एकदम फाइनली च्यू करना फूड को, उसको बोलते हैं मेस्टिकेशन। ओके उसमें सलाइवा भी डालते हैं, और सलाइवा डालते हैं फूड में, और पूरा जो फूड है वो एकदम फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद हम उसको स्वेलो करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। ओके so it will masticate the food while the tongue mixes it with saliva which is rich in electrolytes such as sodium, potassium। देखो ये सलाइवा में क्या क्या होता है याद रखना। सोडियम मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या है, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस एंड वेरियस एंजाइम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है टाइलिन, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। ओके मैं वापस यहाँ पे नाम लिख देता हूँ उसका, सलाइवरी एमाइलेज इज कॉल्ड टाइलिन। क्लियर? एंड टू डिग्रेड द वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया के सेल वॉल को मारने के लिए, पेप्टिडोग्लाइकेन को तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ओके सो बैक्टीरिया, अगर हम ऐसा अपना माउथ ओपन करते हैं तो हवा में से भी कुछ बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, फूड के साथ भी कुछ बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, तो माउथ में बैक्टीरिया को वहीं पे मारा जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है। ज्यादातर बैक्टीरिया इस सलाइवा में वहीं पे मर जाते हैं, क्योंकि उसका जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होता है वो टूट जाता है। ओके लाइसोजाइम एंजाइम विल ब्रेक द पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर ऑफ द बैक्टीरिया। ओके अब आपको पता है कि सारे बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है कि सब में पेप्टिडोग्लाइकेन ही होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेल वॉल के बिना होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बिना सेल वॉल वाले होते हैं। पता है ऐसे बैक्टीरिया के नाम? Do you know any bacteria which is not having cell wall? Have you heard this name? Mycoplasma. इस बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होता, इसको PPLO भी बोलते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके तो ऐसे बैक्टीरिया वहां पे डिग्रेड नहीं होंगे, वो वहां पे उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो अंदर जाएंगे एलिमेंट्री कैनाल में, फिर कुछ वायरस भी जाएंगे। ओके कोई और माइक्रोब्स भी जाएगा। तो यहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है, अगर काइटिनस होता तो फंजाई को भी तोड़ देता। क्लियर? तो ऐसे कोई बैक्टीरिया अगर यहाँ से जिंदा आगे चले जाते हैं, कुछ एसिडिक मीडियम में सर्वाइव करते हैं, कुछ बैक्टीरिया अल्कालाइन मीडियम में सर्वाइव, कुछ न्यूट्रल मीडियम में सर्वाइव करते हैं ग्रेटर देन 7, तो pH विल बी ग्रेटर देन 7। तो कुछ बैक्टीरिया जो अल्कालाइन मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाते वो वहीं पे मर जाएंगे, और अगर नहीं मर पाते तो लाइसोजाइम एंजाइम उसको तोड़ देगा। चलिए आगे देखते हैं। तो सलाइवा में ये सब चीजें होती है, ये एंजाइम, एमाइलेज और लाइसोजाइम। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम आयन, Cl minus, HCO3 minus. So for instance, salivary amylase, a carbohydrate splitting enzyme, initiates the process of digestion in the oral cavity by hydrolyzing. देखो 30% फूड का जो स्टार्च है, हम फूड जो एंगल्फ करते हैं उसका 30% जो स्टार्च वाला पार्ट है उसको तोड़ा जाता है टाइलिन की वजह से, salivary amylase उसको तोड़ता है, and that starch will be converted to a disaccharide, and this disaccharide will be none other than maltose. ओके स्टार्च का कंस्टिट्यूएंट क्या है? स्टार्च किससे बना होता है? स्टार्च इज मेड अप ऑफ, अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है तो आपको शायद पता होगा। देखो स्टार्च में दो चीजें होती है, स्टार्च में एक होता है एमाइलोज जो वाटर सोल्यूबल पार्ट है,
तो सिर्फ 25% स्टार्च का हिस्सा होता है, 20 टू 25%। और दूसरा जो हिस्सा है स्टार्च का वो होता है एमाइलोपेक्टिन, जो वाटर इनसोल्यूबल पार्ट है, और ये पार्ट 80 टू 85% होता है स्टार्च में। इसलिए एज अ होल स्टार्च विल बी insoluble in water. Okay, so starch is consisting of two parts. Okay, ultimately the starch is broken down to maltose, and maltose will be again broken down to glucose plus glucose into monosaccharides. चलिए आगे देखते हैं। okay, तो ये सलाइवरी एमएलएस का काम हो गया स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करना। अब माल्टोस अगर कन्वर्ट नहीं भी होता है माउथ में तो कोई बात नहीं, माल्टोस जाएगा इंटेस्टाइन में वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। ओके, तो माल्टेज एंजाइम यहाँ पे सीक्रेट नहीं होता है, तो माल्टोस एज सच आगे जाएगा और माल्टोस जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है इंटेस्टाइन। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। Whereas lysozyme acts as an antibacterial agent and kills microbes present in food substances and thereby preventing the infections. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादातर सलाइवा ही रोक लेता है। ओके, अगर वहां पे नहीं रोका गया तो फिर तभी आगे बैक्टीरिया को कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन, एंड इट विल कॉज इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन, म्यूकस। Mucus, on the other hand, lubricates the food and helps the masticated food particles stick together to form bolus. अब देखो यहाँ पे जो फूड हमने चबाया, यहाँ पे मेस्टिकेट किया, उसके बाद जो यहाँ पे जो फूड बनेगा, that food semi solid part, that part is will be called as bolus. Salivary amylase action के बाद जो फूड बनता है, that part of food is called bolus. And thereafter this bolus passes through the pharynx and then into esophagus by the process of swallowing, वो swallowing को हम बोलते हैं deglutition. This process is called deglutition. क्लियर? तो बोलस जो है वो आके अब इसोफेगस में जाएगा और यहाँ पे ये ध्यान रखा जाएगा कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, and that will be task will be performed by epiglottis. क्लियर? तो ये बोलस बना, आगे गया, देखो इसोफेगस में सीधा चला जाता है। इसोफेगस में एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन वहां पे होता है, पेरिस्टाल्सिस। ओके, मैंने बहुत बार समझाया आगे। Now you might be aware of this term. Peristalsis क्या है? Rhythmic contraction and relaxation of the intestinal or alimentary canal wall. धीरे धीरे यहाँ से यहाँ आएगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। Rhythmic contraction and relaxation. Clear? And it will be entering the stomach. और स्टमक में ये एंट्रेंस है, यहाँ पे देखो एक एंट्रेंस यहाँ पे आ गया, एक एंट्री गेट आ गया, तो यहाँ पे भी होगा एक स्फिंक्टर, and this sphincter will be called as gastroesophageal sphincter, क्योंकि वो इसोफेगस और स्टमक के बीच में है। गैस्ट्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर स्टमक, सो gastroesophageal sphincter. क्लियर? अब ये बोलस को वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, स्टमक के अंदर चर्निंग होता है। ओके, bolus remains in the stomach for nearly 4 to 5 hours stomach के अंदर, okay, where it mixes with the gastric juice secreted by the gastric glands. Clear? अब gastric juice का उसका composition, उसका constituent क्या है ये एक बार देख लेते हैं। These glands are stimulated by gastric hormones and inhibited by एंट्रोगेस्ट्रिन हार्मोन। जब बोलस नहीं आया है तो एंट्रोगेस्ट्रिन वर्क करेगा, जैसे ही बोलस का एंट्री हो जाता है तो उसको सिग्नल मिलता है, एंडोक्राइन सिस्टम काम करती है वहां पे और वो गैस्ट्रिन को एक्टिवेट करती है, या पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, बहुत सारे एंजाइम है उसको एक्टिवेट करती है
और वो प्रोटीन डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं स्टमक के अंदर। जैसे ये फूड स्टमक के अंदर आ जाता है तो वहां पे 3 अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ द स्टमक कंसिस्ट ऑफ दिस 3 इंपॉर्टेंट सेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, ये म्यूकस नेक सेल्स, दिस इज समटाइम्स रिफर्ड एज गोबलेट सेल्स। इसी सेल्स को कई बार कुछ बुक्स में लिखा है गोबलेट सेल्स। ओके, तो गोबलेट सेल या म्यूकस नेक सेल्स ये सीक्रेट करता है म्यूकस। डियोडिनम में म्यूकस कौन बनाता है? विच ग्लैंड्स सीक्रेट म्यूकस इन डियोडिनम? ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, यहां पे स्टमक के अंदर म्यूकस कौन बनाता है? म्यूकस नेक सेल्स, और यू कैन कंसिडर इट एज गोबलेट सेल्स। दूसरा एक सेल है यहाँ पे, दिस सेल्स दीज आर कॉल्ड ऑक्जिनटिक सेल्स। ये 2 नाम है इसके, दूसरा भी नाम याद रखना। ये पैराइटल सेल्स जो है, ये पैराइटल सेल्स, इसको ऑक्जिनटिक सेल्स भी बोलते हैं। देखो, ये जो है ये बनाता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन डाइल्यूट फॉर्म। अगर बढ़ जाता है ज्यादा, एसिड बनता रहता है पर फूड नहीं आया तो वो एसिड कंसंट्रेटेड हो जाएगा और एसिडिटी होगी। ये ऑक्जिनटिक सेल्स जो है वो बनाता है एसिड इन दिस स्टमक। ओके, इट विल सीक्रेट HCl and some intrinsic factor. This intrinsic factor are some chemicals which are useful to absorb some vitamins like vitamin B12. Okay, तो ऑक्जिनटिक सेल्स का याद रखना, they will be forming HCl. Mucous neck cells या goblet cells will form mucus, and chief cell. Okay, this chief cell are also called peptic cells. Peptic. This will be forming pepsinogen. ये तीनों सिक्रेशन आपको याद रखना है. It is very important in your competitive exam point of view. So this gastric gland of a stomach secretes 3 different secretions: mucus by goblet cell or mucus neck cells, parietal cell or chief cells will form HCl, parietal cells or oxyntic cells will form HCl, and this chief cell, which is also called peptic cells, will form pepsinogen. ओके, स्टमक के अंदर ये बोलस जो है पूरा एकदम चर्न होता है, जैसे वो फ्लोर मिल होती है वैसे, और पूरा चर्निंग के बाद, डाइजेशन के बाद एक पल्प लाइक सब्सटेंस बनता है, इसको बोलते हैं काइम. ओके, एक काइम लिक्विड पूरा हो जाता है, एकदम लिक्विड भी नहीं होता, मतलब सेमी लिक्विड या ज्यादातर पार्ट लिक्विड पोर्शन में होता है उसका. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ टर्निंग द हाईली कंसंट्रेटेड HCl secreted by the gastric glands. ओके, वैसे तो यहाँ पर बोला जाता है डाइल्यूट HCl सीक्रेट होता है, पर स्टमक के अंदर पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, डाइल्यूट HCl होता है, ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है, नॉट कंसंट्रेटेड फॉर्म. कंसंट्रेटेड तब होगा जब वो सीक्रेट होता रहेगा. अगर फूड आता ही नहीं है, स्टारवेशन होता है, तो स्टारवेशन की वजह से कई बार एसिडिटी भी हो जाती है, क्योंकि HCl सीक्रेट होता रहता है, फूड अंदर आता नहीं है. फूड आएगा तो बेसिसिटी वहां पे ऐड होगी और न्यूट्रल बनेगा सब्सटेंस, पर कुछ अंदर जाता नहीं है, तो वो एसिड सिक्रेशन होता रहेगा, और एसिड सिक्रेशन की वजह से स्टमक के वॉल को हार्म हो सकता है. एसिडिटी ज्यादा होने से स्टमक डैमेज हो सकता है. ओके, सो वी नीड टू ईट फूड ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे HCl को. यहाँ पे pH होगा 4 to 4, pH होता है 4, तो हाईली कंसंट्रेटेड HCl नहीं होता. Secreted by the gastric glands convert the proenzyme pepsinogen present in the chyme into active proteolytic enzyme pepsin. देखो अब ये क्या करता है, ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो पेप्सिन बनेगा तभी प्रोटीन डाइजेस्ट होंगे सब. पेप्सिन के बनने के लिए, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए पेप्सिनोजन में से एसिडिक मीडियम होना बहुत जरूरी है. तो HCl के
एक फंक्शन है कि वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ये पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए। दूसरा फंक्शन है कि कुछ बैक्टीरिया जो एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो वहां पे मारे जाएंगे। नॉट ओनली बैक्टीरिया बट सम माइक्रोब्स। Interestingly, in spite of the presence of HCl in the lumen of the stomach's mucosal epithelium remains relatively unscathed as the mucus, and bicarbonates in the gastric juices lubricate. मतलब कि ये म्यूकस जो है वो पूरा एपिथेलियम लेयर को प्रोटेक्ट करता है, उसमें कोई भी एब्रेशन या कोई ऐसा डैमेज फॉर्म नहीं होगा बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। ओके, ये स्टमक का खाली वाला पार्ट, ये पीएच 2 to 4 वो बहुत हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर ज्यादातर स्टमक का पीएच 4 रहता है, HCl का पीएच यहाँ पे, सो इट विल बी बिटवीन 2 to 4। तो ये जो ल्यूमेन है उसके नीचे का पार्ट एपिथेलियम, तो एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एसिड बन रहा है और एसिड ये वॉल को तोड़ देगा, ये सेल्स को डैमेज कर देगा, तो इस सेल को डैमेज ना होने देने के लिए ये लेयर बनता है म्यूकोसा, ये सॉरी म्यूकस, म्यूकस लेयर formed by which cell? Mucus layer is formed by mucous neck cells और goblet cells। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पीएच हो गया 7, तो न्यूट्रल पीएच, तो इस सेल्स को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इस स्टमक के पीएच से। चलिए नेक्स्ट, द काइम फ्रॉम द स्टमक passes through the pyloric sphincter and enters the duodenum। ये काइम अभी स्टमक से गया ड्यूओडेनम पोर्शन में, ये ड्यूओडेनम आ गया और यहाँ पे जो है एक स्फिंक्टर होगा, ये स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। हियर द मूवमेंट्स जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द ड्यूओडेनम, इट विल कॉज द काइम टू मिक्स विद। अब ड्यूओडेनम में कौन से जूस वहां पे आए? पैनक्रियाटिक जूस आया और कॉमन बाइल डक्ट से कौन सा जूस आया? बाइल जूस। ओके, तो हिपेटोपेनक्रियाटिक ग्लैंड का जो सिक्रेशन है बाइल, वो और पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन, सॉरी पैनक्रियास का सिक्रेशन पैनक्रियाटिक जूस, इनके साथ काइम मिल गया। क्लियर? अब आपको अगर पूछे कि बोलस का पीएच क्या होता है, तो फूड फॉर्म्ड इन द माउथ इज बोलस, उसका पीएच अल्कलाइन होगा। तो फूड फॉर्म्ड इन द स्टमक इज काइम एंड उसका पीएच एसिडिक होगा। अब इस काइम को अल्कलाइन मीडियम में लाया जाएगा। अब इंटेस्टाइन के अंदर पूरा जो मीडियम होगा वो अल्कलाइन मीडियम होगा, बेसिक मीडियम होगा। Here, so this secretions contains the enzymes and pigments that help in the further breakdown of food molecules। अब बाइल है तो बाइल के अंदर पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? बिलिरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है, ये सब पिगमेंट्स होते हैं। और बाइल का लिवर का एक काम ये भी है कि वो फैट, अगर कोई मॉलिक्यूल फैट का आ गया तो फैट को इमल्सिफाई करेंगे, मतलब कि फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। इमल्सिफिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल है बाइल का, इमल्सिफिकेशन। ओके, आप कोई चॉकलेट या बिस्किट ऐसा कुछ परचेस करते हो तो उसमें पीछे इंग्रेडिएंट्स में इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐसा लिखा हुआ होता है, इमल्सिफायर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट। बाइल जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट है। ओके, सो बाइल फॉर एग्जांपल कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स such as bilirubin, biliverdin, bile salts, cholesterol and phospholipids। So these are the constituents of bile। okay, ये देखो ग्रीन वाला पोर्शन बाइल और येलो वाला पोर्शन जो है वो पैनक्रियाटिक जूस है, दोनों मिलते हैं ड्यूओडेनम में। तो ये चारों चीजें आपको, ये चारों कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको याद रखना है। बाइल कंटेन्स पिगमेंट्स, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, फॉस्फोलिपिड्स, bile salts and cholesterol। okay, phospholipids में एग्जांपल में दे देता हूं। दिस phospholipid is present लेसिथीन। ओके, फॉस्फोलिपिड के बहुत सारे टाइप है, आपने शायद पढ़े होंगे मेम्ब्रेन में, स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फोइनोसिटोल, फॉस्फो इथेनोलामाइन, फॉस्फोग्लिसरॉल, ऐसे फॉस्फोलिपिड के अलग अलग टाइप है। तो वन ऑफ देम इज लेसिथीन। चलिए, क्लियर? यहां तक क्लियर सबको?
On the other hand, pancreatic juice consists of inactive enzymes. On the other hand, pancreatic juice consists of inactive enzymes such as trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, amylase, lipase, न्यूक्लियस. ओके, तो अब देखो ये पेनकेटिक जूस के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, इतने सारे एंजाइम आ गए, तो इसका अभी यहाँ पे पूरा ब्लास्ट होगा तोड़ने का. धड़ाधड़ तोड़ेंगे. न्यूक्लिक एसिड आ गया, चलो तोड़ दो. लिपिड आ गया, तोड़ दो. कार्बोहाइड्रेट आ गया, तोड़ दो. पूरा कैटाबोलिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इधर. ओके, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है वो कार्बोक्सीपेप्टिडेज यानी कोई शुगर और प्रोटीन दोनों मिले हुए हैं, तो उसको तोड़ने के लिए ये सब एंजाइम होंगे. तो ये प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है, ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज को एक्टिवेट करेगा, प्रो एंजाइम. ओके, यू कैन कॉल इट एज प्रीकर्सर. अब देखिए ये काइमोट्रिप्सिन है, वो काइमोट्रिप्सिनोजन जो है, काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होगा काइमोट्रिप्सिन में. अच्छे से ध्यान देना. देखो यहाँ पे इतने सारे एंजाइम प्रेजेंट है पेनकेटिक जूस में, ये सब अपने तोड़ने का काम करेगा. अब ये जो है, ये दोनों ये कैसे एक्टिवेट होंगे? तो ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एंटीरोकाइनेज. और ट्रिप्सिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एंटीरोकाइनेज. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं एंटीरोन और लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं कोलोन. तो इसलिए इसका नाम है एंटीरो. और ये कुछ ट्रांसफर करेगा कोई ग्रुप को, ज्यादातर फॉस्फेट ग्रुप, दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू द काइनेज. So trypsinogen will be converted to trypsin, chymotrypsin will be converted to chymotrypsin. So these inactive enzymes are inactivated by chymotrypsin and trypsin, okay, which are produced with when enterokinase, an enzyme secreted by the intestinal mucosa, acts on this enzyme. देखो ये अभी inactive है, जैसे ही ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब chymotrypsin और trypsin में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद ये सब अपना काम स्टार्ट करेंगे. सो एंटीरोकाइनेज, देखो यहाँ पे रेगुलेशन भी हो गया. एंटीरोकाइनेज जब तक नहीं आएगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा, तब तक ये सारे एंजाइम जो यहाँ पे बने हैं वो अभी इनएक्टिव होंगे. जब तक ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नहीं बन जाते, तब तक ये अभी उसका तोड़ने का काम जो स्टार्ट नहीं करेंगे. इट विल बी स्टार्टेड व्हेन chymotrypsinogen will be converted into chymotrypsin and trypsinogen will be converted to trypsin with the help of the enzyme enterokinase. Is it clear? फिर बाइल और पेनकेटिक सिक्रेशन जो है वो that will start converting complex molecules of chyme into simpler forms. प्रोटीओलिटिक एंजाइम जो है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज वो एक्ट करेंगे प्रोटीन के ऊपर, प्रोटियोस के ऊपर और पेप्टोन्स के ऊपर, एंड दे विल कन्वर्ट देम इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स. अब देखिए, अब प्रोटीन जो है, पेप्टोन्स, प्रोटियोस, प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाएगा. देखो पेप्टोन्स वो छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटियोस भी छोटे छोटे होते हैं, प्रोटीन भी बड़ा मॉलिक्यूल होता है 3 डायमेंशनल. तो ये इन सबको कन्वर्ट किया जाएगा डाइपेप्टाइड्स में with the help of the enzyme trypsin and chymotrypsin and carboxypeptidase. ओके, हम पढ़ रहे हैं इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन. सिमिलरली द पेनकेटिक अमाइलेज, देखो पेनकेटिक अमाइलेज है दैट विल हाइड्रोलाइज द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर्स और डाइसैकेराइड्स. तो ये जो स्टार्च वाला पोर्शन जो बच गया था 70% वाला, वो पेनकेटिक अमाइलेज, यहाँ पे दूसरा एक अमाइलेज प्रोड्यूस होगा पेनक्रियास में, उसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज. ये अमाइलेज पॉलीसेकेराइड को तोड़ेगा और डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करेगा, मतलब स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करेगा. क्लियर? फैट को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम लाइपेज. लिपिड है तो लाइपेज जो है वो स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा, और न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियस. तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड को फिर वहां से फॉस्फेट ग्रुप निकाल दिया तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड. ओके,
तो पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों अगर साथ में है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ओके, T43 एंड T4 टाइड। और अगर इसमें से फॉस्फेट को हटा दे, फॉस्फेट को साइड में कर दे, तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। फिर इसका आगे फिर जो भी है मेटाबॉलिज्म होगा, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म सब अलग पूरी रिंग तोड़ी जाएगी, वो आगे का काम है। अभी इसको एक फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाएगा, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियस का काम ये है कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करे और उसको फिर न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करे। न्यूक्लियोटिडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है, फिर न्यूक्लियोसिडेज जो एंजाइम है वो न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट करेगा शुगर्स और बेस में, वो उसको फिर तोड़ेगा न्यूक्लियोसाइड को और शुगर और बेस में कन्वर्ट कर देगा। In the final step of digestion, the end products synthesized by the action of bile and pancreatic juice are further converted into absorbable molecules by intestinal juice, which is also called succus entericus, that is secreted by the walls of the intestine. Okay, तो intestinal juice के अंदर पूरा यहाँ पे डिग्रेडेशन प्रोसेस होगा, मतलब डाइपेप्टाइड को तोड़ा जाएगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डाइपेप्टाइडेज, माल्टोस को कन्वर्ट किया जाएगा उसके मोनोमर में, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज देखो बाय डिफॉल्ट सब में कॉमन है तीनों डाइसेक्राइड में, लैक्टोज को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और सुक्रोज को कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम सुक्रेज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब देखो न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है न्यूक्लियोसाइड्स में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम न्यूक्लियोटिडेज। न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटिडेज एंजाइम, न्यूक्लियोसाइड्स को कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लियोसिडेज एंजाइम, that will be converted into sugars and bases. So di and monoglycerides will be converted into fatty acids and glycerol. So these are the monomers, the simple forms, units of polysaccharides. Sorry, polymers, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स के जो यूनिट है वो ये सब है। स्टार्च को कन्वर्ट किया गया डाइसेक्राइड में, माल्टोज, फिर उसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, दैट इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। वैसे ही न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक पूरा पॉलीमर है, उसको एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड, उसको फिर सिंपल फॉर्म में और अल्टीमेटली सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज शुगर्स एंड बेसिस। वैसे ही फैट मॉलिक्यूल लिपिड्स को पहले डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ultimately lipase enzyme will act on them and they will convert into their simple forms, that is fatty acids and glycerol. Now this juice is consisting of mucus. Succus entericus consists of mucus which are secreted by goblet cells in the small intestine, mucosal epithelium and the secretions of brush border cells of the mucosa, and it contains several enzymes such as this one. देखो ये पूरा पहले टिश्यू का स्ट्रक्चर देख लो। म्यूकोसल एपिथेलियम लुक्स लाइक दिस, म्यूकोसल एपिथेलियम सिक्रेटिंग म्यूकस। इसका जो सरफेस है उसमें ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। These are brush border cells. Okay, and these goblet cells will secrete mucus. And enzymes present in this juice are disaccharides, disaccharidases, that means maltase, sucrase, lactase, dipeptidases, lipases, and nucleosidases. ओके, अब आगे कहीं पे डाइजेशन होगा नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहीं डाइजेशन नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ज्यादातर वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, डाइजेशन पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। वैसे ही अगर हम देखें डिओडिनम में तो इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट हुआ, फिर इट इज एब्जॉर्ब, ये जो सिंपल सब्सटेंस बने उसको एब्जॉर्ब किया जाता है जेजुनम में,
एंड इलियम रीजन में। डिओडिनम में जो भी डाइजेशन रह जाता है किसी भी बायोमैक्रोमोलिक्यूल का, उसको डिओडिनम में पूरा डाइजेस्ट कर देते हैं, एंड देन इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम रीजन एंड इलियम रीजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी जो सब्सटेंस डाइजेस्ट नहीं हो पाता या एब्जॉर्ब नहीं हो पाता स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको आगे एक्सपेल करते हैं। दैट विल बी एक्सपेल्ड फर्दर in the tract. So on the other end, the undigested part and unabsorbed part of the food, which will be converted to a substance called feces, ficus. This feces enter the cecal region. सिकम में एंटर होता है, यहाँ पे देखो, and it will then enter into large intestine. अभी वो एक्सक्रीटा नहीं बना है पूरा, तो अभी उसमें से कुछ चीजें अभी भी एब्जॉर्ब करना बाकी है। तो द वेस्ट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड उसके बाद उस सब्सटेंस को एनस से एक्सपेल आउट किया जाता है। सो जो भी सब्सटेंस जो अनएब्जॉर्ब्ड है, अनडाइजेस्टेड है, उसको आगे भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जेजुनम और इलियम जितना एब्जॉर्प्शन हो सके वो करेंगे। जो नहीं हो पाएगा, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा जेजुनम में या जो डिओडिनम में, और जो जेजुनम इलियम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, उस वैसे वेस्ट को, वैसे सब्सटेंस को आगे एक्सपेल किया जाता है सिकम में, एंड फ्रॉम सिकम इट विल एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, और यहाँ पे भी एक वाल्व होगा। देखो, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जब भी एंटर होते वहां पे कुछ स्फिंक्टर या फिर ऐसे वाल्व होते हैं। दिस इज कॉल्ड इलियोसिकल वाल्व। इलियम और सिकम के बीच में है, इसलिए इलियोसिकल वाल्व। नाउ द फूड विल एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के लिए वर्ड हम यूज करते हैं कोलन। So the feces then travel through the colon, which absorbs water, minerals and certain drugs. ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोलन में कौन सी चीजें एब्जॉर्ब होती है। वाटर एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वेस्ट मैटर को एक्सपेल आगे किया जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता। वाटर के साथ साथ कुछ वाटर में डिजोल्व मिनरल्स होते हैं, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और साथों साथ कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, उसको भी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। Now the colon will make the food to expel further. उसको धक्का देगा आगे, पर वो करने के लिए एक lubricating surface चाहिए। So colon also secretes mucus. Because of this mucus secretion, it will stick to the undigested waste particles. जो भी वेस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, वो सब मिल जाते, ज्वाइन हो जाते हैं, वो पूरा एक मैटर बनता है, इसको हम बोलते हैं फीसिस, एक एक्सक्रीटा। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्टिकल्स टुगेदर इसको एदर करते हैं, स्टिक करते हैं म्यूकस की हेल्प से, एंड इट ऑल्सो लुब्रिकेट्स देम फॉर इजी पैसेज। तो ये सब एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब कोलन म्यूकस भी सिक्रेट करता है, और म्यूकस का जो टुकड़े होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, वो सब मिल जाएंगे और पूरा एक एक्सक्रीटा बनाएगा। ओके, एंड उसको आगे मूव करने के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन में आगे पुश करने के लिए, ये म्यूकस की हेल्प से लुब्रिकेशन मिलेगा। चलिए, तो फीकल मैटर एंटर्स द रेक्टम, where it is temporarily stored, and then when the amount is gathered there, and उसको कंट्रोल सिग्नल मिलेगा, उसके बाद डिफिकेशन होगा, it will be expelled out from the body through anus. ओके, तो यहाँ पे भी ये स्फिंक्टर, यहाँ पे भी स्फिंक्टर मसल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए।
near this opening, near anus. Okay, so that will regulate the flow of this fecus. चलिए, तो हार्मोनल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल, अब ये पूरा जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेशन प्रोसेस है, उसको हार्मोनल नर्व्स, हमारे न्यूरॉन्स, वो पूरा कंट्रोल करेंगे कि कब क्या करना है, कौन सा एंजाइम कब रिलीज करना है, कब उसका सिक्रेशन स्टॉप करना है. द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जीआईटी, its activities are under hormonal and neural control. For example, local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa, they will manage the secretion of digestive juices. हर एक ऑर्गन में कुछ उसका हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होगा, जैसे गैस्ट्रिन होगा, जैसे एंटेरोकाइनेज है, तो ये सब एंजाइम रेगुलेशन करेंगे कि कब दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करना है या उसको डीएक्टिवेट या फिर स्टॉप इनहिबिट करना है. तो एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट होगा तो वो जो काइमोट्रिप्सिन वाला था वो एक्टिवेट होगा. ऐसा सिग्नल कब मिलेगा? जब अंदर फूड आएगा तो उसको नर्व कंट्रोल वहां पे स्टार्ट होगा. सो बिकॉज ऑफ दिस न्यूरल कंट्रोल हार्मोनल कंट्रोल स्टार्ट होगा. ओके, वहां पे कुछ सेल्स होंगे, उसको सिग्नलिंग मिलेगा. सिग्नल मिलते ही वो नर्व मोटर नर्व्स में जाएंगे, दिमाग में सिग्नल मिलेगा कि चलो यहाँ पे फूड आया है, अब एंजाइम को यहाँ पे सिक्रेट करना है. एंड बिकॉज ऑफ दैट हार्मोनल कंट्रोल विल स्टार्ट, और वहां पे कोई हार्मोन रेगुलेट करेगा, स्विच ऑन होगा या फिर स्विच ऑफ होगा, लाइक दिस. सो ऑन द अदर हैंड, स्मेल, साइट और प्रेजेंस ऑफ फूड in the oral cavity leads to saliva secretion. For example, if we look at some well cooked food or some junk food, हमारे मुंह में पानी आ जाता है कभी कभी. So this is called salivation. So because of this type of sense, it will lead to secretion of saliva. Okay, अगर किसी फोटो में हमने आइसक्रीम देख लिया, चॉकलेट देख लिया, तो भी हम देखने से भी हमारे मुंह में कभी कभी सलाइवेशन हो जाता है, स्मेल से हो जाता है, या प्रेजेंस ऑफ फूड, अगर कहीं पे खाना देख लिया पड़ा हुआ, कोई खा रहा है, तो भी हमारे मुंह में पानी आ जाता है. सो दिस इज कॉल्ड सलाइवेशन. सो दैट विल आल्सो लीड टू सलाइवा सिक्रेशन. These are due to hormonal control. Okay, gastrointestinal activities controlled by hormones and nerves, like for example, gastrin hormone, enterogastrin hormone, they will manage the secretion of digestive juices. Okay, so similarly, gastric and intestinal secretions such as pepsin and HCl are stimulated by neural signals. Okay, like this. The neural mechanisms can also moderate, that means when to speed up the reaction and when to slow down that reaction. That is called moderation here. So it can also moderate the muscular activities of different parts of the alimentary canal, both local and through central nervous system. मतलब जो नर्व्स ऑर्गन्स के पास है वहां से भी सीधा स्टिमुलेशन मिलेगा, और अदरवाइज इट कैन लीड टू एक्टिवेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सीएनएस जो है वहां से कुछ एक्टिवेशन आएगा, स्टिमुलेशन आएगा, और वहां पे कुछ केमिकल सिक्रीट होगा. ओके, HCl सिक्रेशन या कोई भी सिक्रेशन किसी भी ऑर्गन में, कोई भी एंजाइम या कोई भी एसिड, बाइल सिक्रेशन, लीवर में से बाइल बनना, बाइल को सिस्टिक डक्ट से अंदर कॉमन बाइल डक्ट में पहुंचाना, ये पूरा, ये जितने भी प्रोसेस है वो पूरे हार्मोन्स और नर्व कंट्रोल में के अंदर ही रहते हैं सब. बाइल कितना बनाना है, कब बनाना है, बाइल जूस में क्या, कौन सा कंस्टिट्यूएंट ज्यादा रखना है, कम रखना है, फिर इंटेस्टाइनल जूस में कब तीनों का सिक्रेशन मिलाना है. ऑल दिस थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय नर्व्स एंड हॉर्मोन्स. Thus, different parts of alimentary canal and digestive glands help us to digest the food we eat.
फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। अगर हम 1 वीक या 10 दिन 12 बजे खाना खाते और 11वें दिन 12 बजे खाना नहीं खाया, तो 12 बजे ही हमारे पेट में कुछ ऐसा सिक्रेशन होता है, HCl सिक्रेट होने लगता है कि अभी 12 बजे खाना आएगा, चलो आ जाओ काम पे। पर खाना नहीं आता तो क्या होता है, सिक्रेशन, HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है, एसिडिटी हो जाती है। वैसे अलग अलग पूरे ऑर्गन्स में, अलग अलग पार्ट में एक पूरा रिदम होता है, रिदम, कार्डियक रिदम, ओके सॉरी, सर्काडियन रिदम। तो ये जो सर्काडियन रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो पूरा मेंटेन करता है सिस्टम को। दैट इज ड्यू टू नर्व्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि खाने का एक टाइम रखो, फ्लक्चुएट मत करो, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 11 बजे। ऐसे खाओगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। ओके, तो ये सब जितने भी ग्लैंड्स है, सलाइवेशन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस तक, पूरा जो प्रोसेस है वो सिक्रेशन डिपेंडेंट है नर्व्स और हार्मोन्स पे।